नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु श्रोत्रिया, आपका रीजनिंग गुरु। आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिन्हें मैं कहता हूं 10 का दम। तो 10 के दम की सीरीज चल रही है, रोज 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आप देख ही पा रहे हैं, अब क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो अक्सर बच्चों को दिक्कत देता है, लेकिन आपको नहीं देगा क्योंकि मैं आपके पास आ चुका हूं। कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, और थोड़ा सा समझना होता है कि इसमें क्या हुआ है। आपसे पूछा 1745 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, ऑड डेज बताओ। ऑड डेज क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहिए। देखो, टोटल हमारे पास दिन होते हैं 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। 7, संडे से लेके सैटरडे, टोटल 7 दिन होते हैं। तो किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 30 दिन का महीना है, इसमें मैं पूछूं कितने आपके ऑड डेज हैं, तो आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। ऑड डेज कितने होंगे? 2। अगर कोई 31 का महीना है, कोई आपसे पूछे कितने होंगे, तो 7 से डिवाइड करो, कितना बचा? 3 के ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। अब आते हैं ईयर पे। मान लीजिए एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में दिन होते हैं 365, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1। तो ऑड डे कितना हो जाएगा? 1। और अगर लीप ईयर है और आप 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2। तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका? ऑड डेज का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे वर्षों में पूछा है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो ये पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने। ये मैंने पूरा कैलेंडर में आपको पढ़ा रखा है। जब आप डालेंगे कैलेंडर बाय हिमांशु सर, पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें सिखा रखा है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सपोज करिए 100 वर्षों में आपसे पूछा जाए कितने लीप वर्ष होंगे, तो तरीका क्या होता है कि हर ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, एक दिन तो सब में होता है ना। आप सपोज करो एक एक दिन आपने सब ईयर में दे दिया, लेकिन लीप ईयर में 2-2 दिन है, एक एक दिन तो दे चुके हैं, अभी एक एक दिन और देना है। तो जितने लीप ईयर हैं वो जोड़ दो, तो 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। लीप ईयर कैसे निकालते हैं भाई? जितने भी वर्ष हैं, लीप ईयर आता है 4 साल बाद, 4 से भाग कर दो, लीप ईयर आ जाएंगे। तो 100 को 4 से भाग करेंगे, लीप ईयर कितने आएंगे? 25। लेकिन 25 आपने क्या देखा कि भाई 25 क्यों नहीं है? क्योंकि 100 जो है, ये 100 जो आ रहा है 400 से नहीं कट रहा। कभी भी सेंचुरी ईयर होता है तो हम चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके डिविजिबल होता है तो लीप ईयर होता है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होता। तो 25 लीप ईयर नहीं है, एक कम कर देंगे, लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 100 सालों का गैप था, 100 सालों का गैप था, लीप ईयर है 24, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 124, और 7 से भाग कर दो। आप 7 से भाग करेंगे, 7 ही कम 7, 5 बचा, 7 7 49, 7 7 49, 5 बचा, कितने और डेज आ गए? 5। यानी कि 100 वर्षों में कितने होते हैं? 5। तो ये आप अब डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे, 100 में होते हैं 5, 200 में कितने होंगे? बोले 100 में 5 है, 200 में 10, 7 से भाग करो, बचेगा 3। 300 में कितने होंगे? बोले 1। और 400 में कितना होगा? 0। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद रखना है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। पूरा कॉन्सेप्ट कैलेंडर का वीडियो देखेंगे, आपके समझ में और अच्छे से आएगा। अभी क्योंकि जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, खत्म करते हैं, तो समझा देता हूं। 400 में 0 होते हैं, याद रखना है। 500 में कितने होंगे? बोले फिर 400 में 0 है तो 100 का फिर से 400 प्लस 100 लिख सकता हूँ, 500 को 100 में 5, 600 में फिर से 3, 700 में फिर से 1, 800 में फिर से 0, फिर 900 में 10 गया। यही बार बार रिपीट होते रहेंगे, यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 400 का मल्टीपल में हमेशा आंसर 0 आता है, ये आपको याद रखना है। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। तो 1745 को आप लिख सकते हो 1700 प्लस 45, और 1700 को आप लिख सकते हो 1600 प्लस 100, और ये 45 ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। आपने अभी निकाला 400 का मल्टीपल 0 होता है, तो 1600 में कितने ऑड डेज आएंगे? 0। 100 में आपने अभी निकाले, कितने आए? 5। अब 45 में और निकालना है। क्या बताया मैंने? आप जितने ईयर दिए हैं उसमें लीप ईयर और ऐड कर दो, ऑड डेज आ जाते हैं। तो 45 ईयर्स है, इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 45 को 4 से डिवाइड करो, 11 चौक 44, कितनी बार जाएगा? 11 बार। इसमें कितने आएंगे? 11 आएंगे। 45 और 11 कितना हो गया? 56। 7 से डिवाइड करो, 7 8 56, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, कितना आया? 0। यहाँ से कितना आया? 0। 1600 में 0, 100 में 5, 45 में 0, तो 1745 में टोटल आया कितना? इन सबको प्लस कर दो, तो 0 प्लस 5 प्लस 0 आंसर आ गया 5। यानी कि 1745 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट आपको ऑड डेज अगर निकालने आते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो पहले जितने भी ईयर दिए हो उनको आप 400 के मल्टीपल में डिवाइड कर लेंगे, बाकी अलग लिख लेंगे। 1600 में कितने आ गए? 0। 100 में कितने आ गए? 5। 45 में आपने क्या किया? जितने भी ईयर हैं उसमें लीप ईयर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाता है, बात खत्म हो गई। ठीक, बढ़ते हैं आगे, ये हम कर देते हैं खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसकी आपको मेरे रेंज बतानी है, जो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई दिक्कत का विषय आपके लिए होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? ऑड डेज निकालने
मिरर इमेज निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज पास होती है, पास रहती है, ये आर हो जाएगा। ई के हाथ इस साइड है, हाथ इस साइड आ जाएंगे। बी की गोलाई इस साइड है, एम सेम रहेगा। ई के हाथ ऐसे आ जाएंगे, टी ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में चेक कर लो। तो आर ई देखो ऑप्शन जब दिए होंगे तो एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहली बात एम पलटेगा नहीं तो डब्लू तो नहीं बनेगा, ये कट गया, ये कट गया। अब ये होगा या लास्ट वाला होगा। अब लास्ट वाला क्योंकि दिख नहीं रहा है आपको तो दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम नीचे जाओ बेटा, तुम वापस आ जाओ बेटा। हाँ, तो क्या करेंगे, अब देखो m इसमें सीधा है, m इसमें सीधा है, या तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो इसमें क्या अलग है बस ये चेक करो। इसमें आप देखोगे r सेम है, e भी सेम है, b ये b ऐसा था, b सीधा रहेगा क्या, नहीं, b तो उल्टा हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ऊपर वाले तीन नहीं है, तो क्या बचा, ऑप्शन डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब पेपर में करोगे तो सॉल्व नहीं करना होगा, माइंड में एलिमिनेट करना होगा। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया था, बट आप पेपर में एलिमिनेट करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ट्रेडिशनल वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा, इसमें आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। दोनों दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो करने का तरीका क्या है, ऑप्शन में ऐसा वर्ड ढूंढो, ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर ना हो लेकिन नीचे आ रहा हो, आपको आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल में आप चेक करोगे रेडियो, तो रेडियो आपको साफ साफ बनता नजर आ रहा है, देखो RADIO, रेडियो तो बन रहा है। अब आप चेक करोगे नेशन, तो नेशन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा नेशन, ये तो बन रहा है, ये नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि n एक है, लेकिन यहाँ n कितने आ गए, दो। जब आपके पास एक n है तो दो n वाला आप बना ही नहीं सकते। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि उसने पूछा क्या है। अगर उसने पूछा है कौन सा बन सकता है तो ये आंसर हो जाएगा, उसने पूछा कौन सा नहीं बन सकता तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वो पता चलेगा इन दोनों में से किसी एक को चेक करके कि इनमें से कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप चेक करते हैं डर्टी, तो आप देखो डी भी है, आई भी है, आर भी है, टी भी, लेकिन वाई नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो इसमें पूछा हुआ कौन सा बन सकता है। देखो 100% ये भी नहीं बनेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन चेक कर लो। देखो ट्रेडिशनल में एम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो ये तीनों कट गए, क्या बचा, रेडियो। आंसर क्या हो गया, रेडियो। कौन सा बन सकता है, रेडियो बन सकता है। वहां लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, माया ने कहा, क्यों कहा माया ने पता नहीं, लेकिन कहा, क्या कहा, मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है। यार देखो अभी ही रुक जाओ, इसको तो माइंड में सॉल्व कर दो, मुझे छूना ही नहीं है पेन को। माया ने कहा मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है। भाई माया कह रही है तो मेरी मम्मी रंजीत के भाई की बहन है, यानी कि रंजीत की बहन है, तो मेरी माँ रंजीत की बहन है। अगर रंजीत की बहन है मेरी मम्मी, तो रंजीत मेरी मम्मी का भाई हो गया, और रंजीत मेरी मम्मी का भाई हो गया, मतलब मेरा कौन हो गया, मामा। तो रंजीत माया का कौन हो गया, मामा हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, रंजीत का माया से संबंध बताओ, तो रंजीत माया का कौन हो गया, मामा। आंसर क्या हो गया, मामा। डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आप ना समझ पाओ तो भाई फिर सॉल्व ही कर लो, और क्या ही कर सकते हो तुम लोग, है ना। क्या बोला, माया ने बोला, आपने माया बनाई। माया ने बोला जो मेरी माँ है, तो आपने माँ बना दी। ये कौन है, रंजीत के भाई की बहन है, किसकी, भाई की। किसके भाई की बहन है, रंजीत के, ये रंजीत आ गया, ये बन गया आपका डायग्राम। उसने बोला मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है, बन गया डायग्राम। आपसे पूछा है जो रंजीत है ये माया कौन है, माया की मम्मी, और मम्मी के बराबर वाले मम्मी के भाई, मम्मी के भाई का होता है मामा। आंसर क्या हो गया, मामा। डायग्राम बनाना ऐसे करो, वरना माइंड में करना मैंने आपको सिखा दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये रहा, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक, सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पहले समझ लो। कई बच्चे सोचते हैं सीधी रेखा ये है, ठीक है, इसको सोच लेते हैं कि ये 6 बज रहा है, ये सीधी रेखा है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये 12 बज रहा है ना, ये भी सीधी रेखा है, 12:30 भी सीधी रेखा है, ये जो 12 बज रहा है ये भी सीधी रेखा है। तो ये दोनों ही सीधी रेखा में आएंगे, यानी कि जो 180 डिग्री का कोण होता है वो भी सीधी रेखा में आता है, और जो 0 डिग्री का कोण होता है वो भी सीधी रेखा में आता है। तो आपको एक चीज तो मैंने याद करा रखी है, क्या याद करा रखी, कि 24 घंटे में 5 बजे से 7 बजे तक घंटे कितने हो गए, 26। तो पहले 24 घंटे में निकाल लो। 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है 22 बार, 180 का भी बनता है 22 बार, 22 कितना हो गया, 44। यानी कि 24 घंटे में 44 बार तो आ गया, बचे 2 घंटे। अब इन 2 घंटे में कितनी बार आएगा, तो बच्चे करते हैं 4 बार और 48 लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 घंटे बचे वो बचे कौन सा, 5 से 5 तक पहुंच गए, अब 6 बचा और 7 बचा। यानी कि आपको 5 से 6 और 6 से 7 जाना है, 5 से 6 जाना है और 6 से 7 जाना है। बेटा जब 5 से 6 और 6 से 7 आप चेक करोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 बजे से 7 बजे के बीच जो 180 डिग्री का कोण है वो एक बार बनता है, ना कि 2 बार। एक बार कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक बार 180 वाला कम हो जाएगा। तो 5 से 7 तक 4 की जगह 0 डिग्री दोनों बार बनेगा, लेकिन 180 डिग्री सिर्फ एक बार बनेगा। आप घड़ी में चेक कर लेना कि जब आप 5 बजे फिर चलाना, यहाँ घड़ी मुझे आएगी नहीं निकालना, तो जब 5 बज रहा है, सपोज करो ये आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। जब आप इसे चलाओगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, आप सोचोगे इसका अपोजिट ये है, लेकिन नहीं। जब तक ये 11 पे पहुंचेगी ये बहुत आगे निकल चुकी होगी, तो ये अपोजिट होगा 6 बजे। तो
तो 5 से 6 के बीच जो अपोजिट होती है 6 बजे होती है, और 6 से 7 के बीच भी 6 बजे होती है, तो एक कम हो जाता है, इसलिए यहाँ एक कम हो जाएगा 2 घंटे में 3 बार। 44 में 3 जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा 47 बार, 47 टाइम्स। योर आंसर इज 47 टाइम्स, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने क्लॉक चैप्टर में करा रखी है। तो आप डालोगे क्लॉक बाय हिमांशु सर, पूरी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देखोगे तो आपके और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको कोचिंग आना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग पीएमएस के पीछे है मुरादाबाद में, चाणक्य पुस्तक अकेडमी। आओ कोचिंग ज्वाइन करो, आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग को नहीं आ रहा है उनको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे मुझसे जो पढ़े हुए। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो आपसे बोला है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी हिंदी में भी बाइलिंगुअल है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। क्वेश्चन बोला कुछ विद्यालय प्रयोगशाला है, तो आप बना दो सम स्कूल्स आर लेबोरेटरीज, ठीक है, आपने बना दी। फिर बोला ऑल लेबोरेटरीज आर थिएटर्स, ऑल लेबोरेटरीज आर थिएटर्स, सभी लेबोरेटरीज क्या है, थिएटर, सभी प्रयोगशाला थिएटर। डायग्राम बन के तैयार हो गए। सम का रिलेशन ये होता है, ऑल का ही होता है, चेक करो। पहला बोला कुछ थिएटर विद्यालय, मुझे बताओ क्या कुछ थिएटर विद्यालय में स्कूल में जा रहे हैं, थिएटर स्कूल में जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पहला वाला सही। दूसरा, कोई विद्यालय थिएटर नहीं, क्या कोई विद्यालय थिएटर नहीं है, कोई विद्यालय थिएटर नहीं, ये क्या हो गया, गलत। आंसर क्या हो गया, ओनली वन, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बात खत्म हो गई। आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आई होप ये तो बच्चों, ये तो मैंने आपको इतने अच्छे से सिखाया है कि ऐसे ही कर दोगे बिना पेन के भी, ठीक है। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बच्चों वाले क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए, ध्यान से करोगे तभी मजा आएगा। 6 मार्च से 6 मार्च 1949 से आपको जाना है 7 मार्च, ये 6 है, मिटा के लिख देता हूं, यहां कौन सा पैसा खर्च हो रहा है मेरा, है 6 मार्च 1949 से 7 मार्च 1952 तक जाना है, और ये दिया है वेंसडे, ये आपसे पूछा गया है। हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझो, करना सिंपल सा इतना है, पहले हमें चेंज करना होता है ईयर, तो हम ईयर चेंज करते हैं। अब 6 मार्च से 7 मार्च तक जाएंगे, सिर्फ एक दिन बढ़े, एक दिन लिख लिया। अब ईयर भी चेंज है, 1949 से 1952 तक जाएंगे, कितने ईयर का गैप आया, 3 ईयर का। तो एक साल में एक दिन और डेज आता है, एक दिन आगे बढ़ते, मैंने आपको अभी बताया था ईयर वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। तो इसमें लेकिन लीप ईयर आता है, 2 दिन आगे बढ़ते, तो क्या इसमें लीप ईयर आए, बोले हाँ सर। 49 से 50, 50 से 51, 51 3 साल का गैप, और जितने लीप ईयर है वो जोड़ने पड़ेंगे। लीप ईयर आया सिर्फ एक, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, आखिरी की 2 संख्याओं को 4 से भाग करके। 49 को काटोगे नहीं कटेगा, 50 को काटोगे नहीं कटेगा, 51 को काटोगे नहीं कटेगा, लेकिन जैसे 52 को काटोगे तो 4 एकम 4, 4 ते वाला कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। और मार्च में जा रहे हो, यानी कि 29 फरवरी आ चुकी है, तो एक लीप ईयर हो गया, 3 और 1 4 ये हो गया, एक हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 दिन आगे चले जाओ, और 5 दिन आगे जाने का मतलब 2 दिन पीछे चले जाओ, तो वेडनेसडे पे 2 दिन पीछे जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। वेडनेसडे से जब 5 दिन 2 दिन पीछे जाएंगे, या फिर आगे जाके देख लो, वेडनेसडे से 5 दिन आगे जाओ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, योर आंसर इज मंडे, राइट। चलो अच्छा सा कुछ आसान सा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर ऑप्शन भी हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो बोला है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी अगर हमारे देश के हर गांव के लिए एक स्कूल प्रदान किया जाए। वाह कितनी अच्छी बात करी कि हर गांव में, कई गांव में स्कूल में बच्चे, स्कूल नहीं गांव में तो बच्चे बड़े दूर दूर देशों में जाते, शहरों में जाते हैं पढ़ने, बहुत दूर जाना पड़ता है, चलना पड़ता है पैदल, और जिस वजह से काफ़ी माँ बाप लड़कियों को भेजते भी नहीं है पढ़ने, है ना। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बोले यार लड़की रास्ते में जाएंगी, गंदे लोग पड़े, जीवन में खतरा है, तो नहीं भेजते। तो वो चीज़ हमें सुधारनी पड़ेगी। तो वो कहने हैं कि हर गांव में स्कूल बना दो, ताकि बाहर न जाना पड़े, अपने गांव में पढ़ो, अच्छी शिक्षा लो, भगवान की दुआ से अच्छी जॉब करो, मजे लो, जिंदगी अच्छी से जियो। तो क्या बोला, पहला बोला गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते, गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते। उसने बोला इस शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी अगर हमारे देश के हर गांव के लिए स्कूल प्रदान किया जाए। तो गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते, इसका मतलब क्या, अब ये बच्चे ना, कुछ लोग ये आपसे बोला कि गांव में बच्चे उपस्थित नहीं होते, तो ये पूर्व धारणा है, क्या हो जाएगी सही। अब ये सही क्यों हो जाएगी समझो, हमसे ये बोला गया है कि आप गांव में एक स्कूल खरीद लो, और उसने बोल दिया गांव में बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होते, इसलिए हमने गांव में स्कूल नहीं बना रखे, तो आप मत खोलो। ये तो मतलब हुआ ना इसका कि भाई गांव में स्कूल में बच्चे कम होते हैं तो क्यों खोलना। लेकिन बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते इसलिए मत खोलो, ये बात गलत हो गई। आपको स्कूल खोलने चाहिए। तो ये बात तो सही है कि गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते, ये पूर्व धारणा है, ठीक है, इसीलिए गांव में स्कूल ज्यादा लोग नहीं बनाते। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेटा कि गांव में बच्चे क्यों नहीं होते हैं उपस्थित, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि भाई माँ बाप उन्हें काम में लगा देते हैं, खेती कर रहे होते हैं, आधे बच्चों को पैसा नहीं है जो स्कूल में दिया जाए। तो अगर सरकार खोल देगी स्कूल फ्री में, तो बच्चे जो गांव में उपस्थित नहीं होते, छोटे मोटे स्कूल है, एक आध स्कूल है गांव में दूर दूर, तो बच्चे जाते हैं दूर, आधे बच्चे जाते हैं, आधे बच्चे नहीं जाते, लड़कियों को मना कर देते हैं माँ बाप, जो मैंने आपको बताया। अगर हर गांव में स्कूल आ जाएगा तो क्या होगा, बच्चे जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा सही, गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं, बात तो सही है,
बात तो ये सही है कि हाँ बच्चे नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि दूर दूर है इसलिए नहीं आते। अगर हर गांव में होगा तो बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो सही है, इसलिए बात को गलत नहीं कर सकते आप, इसलिए सही मानोगे। दूसरा, प्रत्येक गांव को स्कूल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ये तो बिल्कुल सही है, यही तो बोला उसने कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, उसने लिखा है, तो दूसरा वाला तो सही था ही था। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष होता तो पहला वाला गलत हो जाता। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा इंग्लिश में बोलते हैं एजम्पशन, मतलब एज्यूम, आप एज्यूम कर रहे हो। और मैंने आपको बताया जो भी आप मान सकते हो वो सब सच है, बस कब गलत होगा, जब आप कथन का विरोध कर रहे हो और जब आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, अदरवाइज क्वेश्चन हमेशा सही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, कहाँ गया, आ जा भाई, रुक जाता है यार ये, हाँ आ गया, आया था फिर चला आ गया। क्या बोला, ABC बहने हैं, होने दो मतलब बहने हैं तो बराबर लाइन में बनाओ। कैसे बनाएंगे बेटा, ABC बहने हमेशा बराबर लाइन में, तीनों पे माइनस का सिंबल, मेल होता है प्लस का सिंबल, फीमेल होता है माइनस का सिंबल। जो आपके बराबर की जनरेशन का होगा बराबर लाइन में, बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे, 2 रूल है, बस याद रखो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, DE का भाई है, कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो, पता ही है ना, डी है ना, ई है, छोड़ दो उस लाइन को, आगे बढ़ो। ई बी की पुत्री, बी आपके पास है, ई अगर बी की पुत्री मैंने बताया तो छोटा है वो नीचे आएगा, तो ई अगर बी की पुत्री बी से नीचे आ गई, माइनस का सिंबल क्योंकि फीमेल है। जैसी जो लाइन छोड़ी थी वो ले आओ, डी ई का भाई है तो ई के बराबर में डी आ गया, प्लस का सिंबल बना दिया। आपसे पूछा ए का डी से क्या संबंध, देखो इन दोनों की मम्मी और मम्मी की बहन, मम्मी की बहन कौन होती है, मम्मी की बहन मौसी होती है। अब मौसी तो ऑप्शन में नहीं, बच्चे के सर ये क्या करते हैं, अब इंग्लिश में पढ़ो ना, मौसी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मौसी बुआ मामी जो भी है ना रिलेशन में, मम्मी को छोड़ के मम्मी मदर होती है, बाकी मम्मी की बहन पापा की बहन सब आंटी कहलाती है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो आ जाओ, बस गर्लफ्रेंड और बीवी की मम्मी को आंटी मत कहना, क्योंकि वो मदर इन लॉ कहलाएंगे, मदर कहलाते हैं, वो मदर इन लॉ आती है, मदर के आगे लॉ जाते हैं कि बीवी की मम्मी भी मदर इन लॉ ही कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं ना, उन्हें भी जाके देखा होगा, कोई कहता है क्या भाई सासू माँ, माँ लगाता है ना मैं, तो उसको कहते हैं मदर इन लॉ, बाकी सबको आंटी कहेंगे। बस अगर बीवी की मम्मी है तो फिर उनको पता चले सर आपने बोला था कि ऊपर वाली लाइन में जो आएगा वो मम्मी नहीं है तो आंटी है, इसलिए हम आंटी लगाया, ये चक्कर है मत करना। अगर बीवी या पति की मम्मी होंगी तो वो मदर इन लॉ होंगी, बस इन लॉ आगे लग जाएगा, वो आंटी नहीं होंगी। उसके अलावा जो भी ऊपर वाली लाइन में आ रहा है, मम्मी वाली लाइन में जो भी आएगा वो सब आंटी होंगी, ठीक है। अगर लड़की है और लड़का होगा तो अंकल। आखिरी क्वेश्चन, यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब इसको करने के लिए पहले एक बात बॉक्स समझ लो, ये एक फिगर दिया, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने त्रिभुज है, तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा बना 1 और 4 को मिला के, छठा बना 2 और 3 को मिला के, सातवां बनेगा 2 और 1 को मिला के, आठवां बनेगा 3 और 4 को मिला के, कितने आ गए 8। तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, कभी भी किसी बॉक्स में त्रिभुज पूछे तो नंबर रखो और जो भी बड़ा नंबर है उसका दुगना कर दो, 4 दूनी 8, आंसर कितना हो गया 8। अगर आपको फिगर में ये दे दूं, इसमें पूछूं कितने हैं, तो नंबर रखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, आंसर कितना हो गया 12। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद रखना है कि कभी भी किसी बॉक्स में अगर त्रिभुज पूछेगा नंबर रख के दुगना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लो पहले, सपोज करो ये एक फिगर है, इसमें त्रिभुज पूछूंगा कितने होंगे, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 12 होंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें ये और जोड़ दिया, अब कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 12 तो पहले से थे, इसके जोड़ने से एक ये, दूसरा ये, तीसरा 3 और आ गए, 12 3 15, 15 लगा के आ जाओगे और आप आंसर करोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना। 1 2 3 इन दोनों को मिला के 3 तो ये आए, लेकिन जो आपको नहीं दिखते वो 2 और देख लो। चौथा बनेगा यहां से यहां तक, जब इस लाइन को इस लाइन से जोड़ा, एक ये बना और एक ये नीचे वाला बना, तो 2 और बनते हैं जो बच्चा गिनता ही नहीं है। 3 इधर वाले, 1 2, तीसरा ये वाला, अब चौथा बना ये वाला, पांचवा बना ये वाला, लेकिन जब भी ये फिगर जुड़ती है तो कितने आते हैं, 5 आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। क्या डालोगे चैप्टर का नाम, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मेरा नाम हिमांशु सर, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स बाय हिमांशु सर डालो, वीडियो पूरी मिल जाएगी, इन क्वेश्चनों की समझ में आ जाएगा। तो पहले बीच वाले निकालते हैं, नंबर रख दो बस, क्योंकि बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। 10 10 दूनी 20, ऐसे सोचोगे। अगर ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ पे खिंची होती तो ये बहुत आसान हो जाता, ये वाली लाइन अगर खिंची होती। क्यों, फिर आप इधर वाले निकालते, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 यहाँ से आता, 12 यहाँ से आता 22, एक ये बड़ा वाला हो जाता, एक ये हो जाता और आप आंसर कर देते। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच वाले हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई त्रिभुज ही नहीं है। ये लाइन यहाँ पे सिर्फ यही करेंगे, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया 16,
क्यों काउंट नहीं करा, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। इसलिए काउंट नहीं किया कि यहाँ नंबर तब रखते जब लाइन खिंची हुई होती, जब लाइन खिंची हुई नहीं तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये सीरीज ऐसे चल रही है, ये बीच वाला सीरीज नहीं है, तो एक ही त्रिभुज है ना, इसके छोटे छोटे पहले काउंट कर लिए। तो 8 दूनी 16 हो गया, 17वां यह है बेटा यहाँ से यहाँ तक, 18वां यह है यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा वाला ये अलग से काउंट करने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। 16 और 2 कितने आ गए 18। मैंने आपको बताया था इस फिगर से कितने आते हैं, 5 आते हैं, 3 ये और चौथा 5, तो 5 इधर से आएंगे, 5 इधर से आएंगे, 18 में 10 जोड़ दो, आंसर कितना हो गया 28। तो आपके कितने त्रिभुज है इस फिगर में, 28 त्रिभुज है। क्लियर? तो ये आपका आसान सा तरीका था। बाकी कोई दिक्कत रह जाए तो एकदम आप सोचो कि प्रैक्टिस करा रहा हूं तो प्रैक्टिस करके तरीके से कराऊंगा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहते हो, चैप्टर का नाम काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मेरा नाम हिमांशु सर, सर्च करो यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएगी, देखो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। स्पीड में कराता इसलिए हूं ताकि स्पीड बने आपकी, मैं आराम से करूंगा तो आप भी आराम से करोगे। कोशिश यही करनी है, समझाऊं भी लेकिन स्पीड में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।